गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं लेखा शास्त्र में आप चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। आज इस वीडियो में नए साइबर के प्रीवियस के संबंध में मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को समझेंगे। प्यारे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है, फर्म में नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम नकद लाने पर पुराने साझेदारों में बांटी जाती है। यदि नया साझेदार ख्याति की रकम नकद लाता है तो पुराने साझेदारों में बांटी जाती है। पहला विकल्प है लाभानी विभाजन के पुराने अनुपात में। दूसरा विकल्प है लाभानी विभाजन के नए अनुपात में। और तीसरा विकल्प है पुराने साझेदारों द्वारा त्याग किए गए हिस्से के अनुपात में। और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पुराने साझेदार द्वारा त्याग किए गए हिस्से के अनुपात में। प्यारे बच्चों, अगर नया साझेदार सभी साझेदारों की सहमति से साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो नया साझेदार पूंजी के साथ साथ अगर ख्याति की राशि नकद लाता है तो इस ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों द्वारा त्याग के अनुपात में बांटा जाता है। और त्याग का अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अगला क्वेश्चन है, नए साझेदार के प्रवेश के समय यदि पुस्तकों में अवितरित लाभ या सामान्य संचय दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व दे रखा है, तो उसे हस्तांतरित किया जाएगा। पहला विकल्प है सभी साझेदारों के पूंजी खाते में। दूसरा विकल्प है पुनर्मूल्यांकन खाते में। और तीसरा विकल्प है पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में। और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में। प्यारे बच्चों, यदि बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, अदर रिजर्व एंड फंड अकाउंट दे रखा है तो इसको पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में दिखाया जाएगा। इसे पुराने लाभानी अनुपात में बांटा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए साझेदार के प्रवेश के समय यदि कोई ऐसी संपत्ति है जो अभी तक पुस्तकों में नहीं दिखाई गई हो तो उसे, पहला विकल्प है साझेदारों के पूंजी खातों में क्रेडिट किया जाएगा। दूसरा विकल्प है पुनर्मूल्यांकन खाते में डेबिट किया जाएगा। और तीसरा विकल्प है पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट किया जाएगा। और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट किया जाएगा। प्यारे बच्चों, यदि संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो पुनर्मूल्यांकन के संबंध में लाभानी ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है या नई संपत्ति का पता लगता है और दायित्वों में कमी होती है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाता है। और यदि संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है और दायित्व में वृद्धि होती है या नए दायित्व का पता लगता है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नए साझेदार के प्रवेश के बाद उसे अधिकार प्राप्त हो जाता है। पहला लाभानी में हिस्सा पाने का। दूसरा संपत्तियों में हिस्सा पाने का। और तीसरा ख्याति में हिस्सा पाने का। और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, यदि नया साझेदार ख्याति की रकम को नकद नहीं लाता है तो ख्याति खाता खोला जाएगा। पहला विकल्प है सभी साझेदारों को नए अनुपात में क्रेडिट करके, पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में क्रेडिट करके। तीसरा विकल्प है पुराने साझेदार को त्याग के अनुपात में क्रेडिट करके। और चौथा विकल्प है
पुराने साझेदार को नए अनुपात में क्रेडिट करके। तो इसका सही आंसर होगा पुराने साझेदार को त्याग के अनुपात में क्रेडिट करके। लेकिन प्यारे बच्चों, अब लेखांकन मानक 26 के अनुसार ख्याति खाता पुस्तकों में नहीं खोला जाता। चाहे साझेदारी प्रीवियस हो या किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण हो या साझेदार की मृत्यु हो या लाभानी अनुपात में परिवर्तन, किसी भी दशा में ख्याति खाता पुस्तकों में नहीं खोला जाएगा, बल्कि नए साझेदार के हिस्से की ख्याति के लिए समायोजन की एंट्री की जाएगी। और ये समायोजन की एंट्री होगी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या नए साझेदार के जितने हिस्से की ख्याति है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल्य में कमी व दायित्व के मूल्य में वृद्धि साझेदारी में किस खाते में दिखाई जाएगी? पहला विकल्प है पूंजी खाते में, दूसरा विकल्प है पुनर्मूल्यांकन खाते के ऋणी पक्ष में, और तीसरा विकल्प है पुनर्मूल्यांकन खाते के धनी पक्ष में, और चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में। यदि संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है और दायित्व में वृद्धि होती है तो उसे पुनर्मूल्यांकन खाते रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पुनर्मूल्यांकन खाते के ऋणी पक्ष में। अगला क्वेश्चन है, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय कोई अलिखित दायित्व अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पड़ी हुई हो तो इसे किया जाएगा। पहला विकल्प है पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में, दूसरा पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में, और तीसरा साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा पहला विकल्प पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट। अगला क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाता है, पहला विकल्प है व्यक्तिगत, दूसरा विकल्प है वास्तविक, और तीसरा विकल्प है अवास्तविक, और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अवास्तविक। पुनर्मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नाम मात्र का खाता है जिसमें संपत्ति और दायित्व की कमी या वृद्धि को दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ए एवं बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं, वह सी को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। साझेदारों का भावी लाभ विभाजन अनुपात होगा। साझेदारों का नया लाभानी अनुपात क्या होगा? पहला विकल्प है 9:6:4, दूसरा विकल्प है 9:6:5, और तीसरा विकल्प है 9:5:4, और तीसरा विकल्प है 9:6:3। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा 9:6:5। ये किस प्रकार निकाला जाएगा इसको समझते हैं। सबसे पहले आप न्यू पार्टनर्स शेयर लिखिए। जो नया साझेदार सी है उसका हिस्सा 1/4 है। अगर हम इसे एक हिस्से में से घटा दें तो ये 3/4 रिमेनिंग शेयर शेष हिस्सा बचेगा जो ए और बी का होगा। इस शेष हिस्से को ए बी के पुराने अनुपात में अगर बांट दें तो ए और बी का नया लाभानी अनुपात निकल आएगा। तो ओल्ड पार्टनर एज न्यू शेयर बराबर होगा जो रिमेनिंग शेयर है और गुणा पुराना अनुपात, और पुराना अनुपात है 3/5। तो
3/4 गुणा 3/5, इस प्रकार ये 9/20 ए का नया हिस्सा आ जाएगा। इसी प्रकार बी का निकाल लेंगे। 3/4 गुणा बी का पुराना हिस्सा था 2/5 है, तो इस प्रकार बी का नया हिस्सा आ जाएगा 6/20। इस प्रकार सभी साझेदारों का ए बी सी का नया लाभांश अनुपात होगा 9/20, 6/20, 1/4 या 5/20, क्योंकि इसका भी हर हम बराबर कर लेंगे, तो ये 5/20 हो जाएगा सी का। इस प्रकार नया लाभांश अनुपात होगा 9:6:5। अगला क्वेश्चन है ए एवं बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। वह सी को साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। प्रवेश के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात 7:3:10 हो जाता है। इस दशा में ए और बी का त्याग अनुपात होगा। त्याग अनुपात कैसे निकालते हैं? त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, और इसके विकल्प हैं। पहला विकल्प है 1:1, दूसरा विकल्प है 3:2, तीसरा विकल्प है 2:3 और चौथा विकल्प है 7:3। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा 1:1। इसे कैसे निकालेंगे? त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो आप लिखिए सैक्रिफाइसिंग रेशो बराबर ओल्ड पीएल रेशो माइनस न्यू पीएल रेशो। ए बराबर, तो ये आपका 5/20 ए का त्याग अनुपात आ जाएगा। इसी प्रकार बी का आप निकालेंगे। बी का ओल्ड पीएल रेशो पुराना लाभांश अनुपात है 2/5 और नया लाभांश अनुपात है 3/20। तो आप 2/5 में 3/20 घटाएंगे तो ये 5/20 आ जाएगा। इस प्रकार ए और बी का जो त्याग अनुपात होगा वो 5:5 होगा, अर्थात 1:1 त्याग अनुपात होगा। तो इसका सही विकल्प होगा 1:1। तो प्यारे बच्चों, ये इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कीजिए ताकि और का भी भला हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।